हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में, ठीक है ना। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये कब का है, तो ये है 28 दिसंबर 2022 का। कब का? तो 28 दिसंबर 2022 का है ये सेट, ठीक है ना। एनसीईआरटी के साथ में एमसीक्यूज करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो हमेशा भी मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ ए है, यहाँ बी है। एम है तोमर, फिर बीम है अनंगपाल, सीम है चौहान और डीम है पृथ्वीराज चौहान। तो बताइए इन लोगों का कब से कब तक शासनकाल रहा है। तो दोस्तों ये तोमर कब से है दोस्तों, तो ये है आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक, ठीक है ना। एक जोड़ी किसका साथ में लगेगा, तो 3 के साथ में लगेगा। तो चलिए एक मरतबा यहाँ देख लेते हैं कि 3 के साथ में कौन कौन सा है। तो यहाँ पर एक जोड़ी 2 के साथ में, तो ये नहीं होगा। एक जोड़ी 3 के साथ में है, यहाँ अभी तक 3 में है। और उसके बाद एक जोड़ी 4 के साथ में है, ये नहीं होगा। और फिर एक जोड़ी 1 के साथ में है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर ऐसे ही यहाँ एक ही ठो से अगर आप बना सकते थे तो बन सकता था। तो ये दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बी का जोड़ी 4 के साथ में है, तो इसको देखिए अनंगपाल जो है, क्या है अनंगपाल, इसे 1130 से 1145 इसका जोड़ी इसके साथ में लग जाएगा। और फिर चौहान 1165 से 1165 से 1192 तक, यानी सी का जोड़ी 2 के साथ में और डी का जोड़ी 1 के साथ में, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन तमिलनाडु में डैश डैश की बस्तियों को ऊर कहते हैं। किसको ऊर कहते हैं दोस्तों, तो व्यापारियों को कहते हैं, कुलीनों और अभिजातों को कहते हैं, या खेतीहरों और किसानों को कहते हैं, या शिल्पकारों को कहते हैं। किसको कहते हैं, तो शिल्पकारों को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये कहते हैं खेतीहारों को, ठीक है ना, किसानों को कहते हैं, ठीक है। चोल शासक थे उस वक्त, तो चोल काल में जो किसानों को बस्तियों को ऊर कहते थे, क्या कहते थे, ऊर कहते थे। किसानों को बस्ती की क्या कहते थे, तो ऊर कहते थे। और किसानों की जो बस्तियाँ जिन्हें ऊर के नाम से जाना जाता था। और ये सिंचाई कृषि दोस्तों, ये क्या, तो सिंचाई कृषि के प्रसार से प्रसिद्ध हुआ। किसका, तो सिंचाई कृषि से, ठीक है ना। और ऐसे गांवों को समूह जो था उसको क्या कहा जाता था, तो बाड़ी इकाइयाँ या नाडू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो नाडू कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। फिर से यहाँ मिलान करने के लिए आया हुआ है, तब इसे मिलान कीजिए। तो यहाँ पर ए है फर्रुखसियार, फिर यहाँ पर शाह आलम द्वितीय है, फिर अहमद शाह है, उसके बाद आलमगीर द्वितीय है। तो बताइए इसमें कौन सा जोड़ी लगेगा। तो दोस्तों इसका जोड़ी कौन लगेगा, तो एक जोड़ी 2 का साथ में लगेगा। किसका साथ में, 2 का साथ में लगेगा, ठीक है। और फिर बी का जोड़ी किसका साथ में लगेगा, तो बी का जोड़ी 1 के साथ में लगेगा। और सी का जोड़ी 4 के साथ में लगेगा। किसके साथ में, तो 4 के साथ में लगेगा। और फिर डी का जोड़ी किसका साथ में लगेगा, सी का जोड़ी 2 के साथ में नहीं, डी का जोड़ी फिर 3 के साथ में लग जाएगा। तो कहाँ पर ही है, ए में है, ए का जोड़ी 2 के साथ में लगा है, और फिर 4 का जोड़ी 3 के साथ में
लगा है, ठीक है, यानी 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है उत्तराधिकारी की सहदयादात प्रथा का अर्थ क्या है। सहदयाद प्रथा का क्या अर्थ है, तो एम है पसंदीदा पुत्र को अपने पिता को संपत्ति विरासत में मिलना, और टूम है जेठ पुत्र के को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, और फिर थ्रीम है सभी पुत्रों एवं पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, और फोर्थ में है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा 3 ऑप्शन। क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन, सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच में विरासत का विभाजन, ठीक है। इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण, तो सहदयाद का उदाहरण है, ठीक है ना। जैसे कि सहदयाद प्रथा उस परिवार के सभी पुत्रों या पुत्रों के बीच में विरासत में जो मिली संपत्ति का जो विभाजन होता है तो उसी में किया जाता है। जैसे कि जेठ अधिकार का नियम वह है जहाँ जेठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलती है, उसी तरह से यहाँ पर जीतने का जो होता है, जो जीत जाता है, जो विजय हो जाता है, उसी को विरासत में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी से लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। जो मराठी में लिखे हुए जो भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ये जाना जाता है अभंग नाम से। किस नाम से, तो अभंग नाम से जाना जाता है। जो मराठी के जो लिखे गए जो भक्ति है वो भजनों को अभंग के रूप में जाना जाता है। और नामदेव जो भारतीय मध्यकाल के जो एक प्रमुख कवि, उस कवि संत था कि क्या था, तो कवि संत थे वो जिन्होंने मराठी भाषा के रचना किया था। क्या किया था, तो मराठी भाषा का रचना किया था, ठीक है ना। और उन्होंने कई अभंग भजन भी लिखे हैं, कि क्या लिखे हैं, तो भजन भी लिखे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। क्या कीजिए, तो चुनाव कीजिए। एम है 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। बिल्कुल राइट है दोस्तों। क्या किया, तो विरोध किया। जो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र के जो बड़ी संख्या में संत और कवियों का जन्म हुआ, और इन संतों में कवियों का सभी प्रकार के जो कर्मकांड थे वो धार्मिकता के बाहरी प्रश्न, और फिर उसे क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है। और फिर बीम है इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। बिल्कुल ये भी राइट है। तो दोनों सही है दोस्तों। तो ए और बी दोनों सही है ए ऑप्शन में, ठीक है ना। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से सुमेलित है। जो सही सुमेलित है उसे बताना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एम है बक्सी सैनिक वेतनाधिकारी। क्या, वेतनाधिकारी, तो ये क्या है, तो ये सही है, ठीक है ना। फिर बीम है सदर धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री, ये भी सही है। और इकतादार सैनिक कमांडर, ये गलत है। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी, ये भी राइट है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता है। किस खेती के लिए, तो घुमंतू खेती के लिए। होता है नहीं, ठीक है ना, होता था। तो बताइए यहाँ पर 1 में है बीघा, 2 में है बेवड़,
3 में है बैगन, 4th में है महल। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर जो घुमंती खेती के लिए इस्तेमाल होता था वो कौन है, तो ये है बेवड़ा। क्या है, तो ये बेवड़ा है। 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। और ये घुमंती खेती किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं दोस्तों किस खेती को, तो ये कहते हैं झूम खेती को। किस खेती को कहते हैं, तो झूम खेती को कहते हैं, ठीक है ना, झूम खेती को। और इसे स्लेश एंड और एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है, इस नाम से भी जाने जाते हैं। और इसको जब मैक्सिको में इसे क्या कहते हैं, तो मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्पा, ठीक है। और फिर ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं। क्या कहते हैं, रोका कहते हैं, ठीक है। और फिर मलेशिया में क्या कहते हैं दोस्तों, तो मलेशिया में कहते हैं लद्दांग। क्या कहते हैं, तो लद्दांग कहते हैं। और फिर लद्दांग कहते हैं, ठीक है। और भारत में झूम खेती कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे जो मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था वो क्या था, तो ये था बेवड़, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों ए और बी को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। एम है कि 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस और मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। क्या होता है, दिखाई देता है। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। क्या है, राइट है। बी में है दोस्तों कि इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्ची छपना का विकास हो रहा था। क्या हो रहा था, हो रहा था। यानी ये भी सही है और ये भी सही है और इसका कारण भी सही है। बदलने का जो कारण है उस बदलने का जो कारण है वो भी सही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी सही है और बी ए की व्याख्या करता है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कथनों ए और आर को पढ़िए तथा सही उत्तर चुने। ए और आर को पढ़े तथा सही उत्तर चुने। कथन ए में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। क्या हुआ था बचपन में, ये जातिगत पक्षपात से क्या हुआ था, बहुत झेला था और बहुत उसका सामना किया था। ये तो बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। अब कारण आर में देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। ये भी सही है, लेकिन क्या इसका कारण सही हो सकता है, तो दोस्तों इसका कारण सही नहीं है। इसको पढ़ाने की वजह से इसको थोड़ी झेलना पड़ा था, तो इसका सही नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, यानी 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, तो राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में है ई भी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। क्या स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। और कारण देखिए दोस्तों, उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया। क्या किया, तो संघर्ष कराने के लिए किया। ये भी बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या
करता है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने जीना के 2 राष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया? किसने जीना के 2 राष्ट्रीय होने का विरोध किया था? तो दोस्तों किसने किया था? ए में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 2 में है खान अब्दुल गफ्फार खान, और 3 में है वीर सावरकर, और फिर 4th में है मौलाना आज़ाद। तो बताइए दोस्तों किसने किया था? तो दोस्तों इसको विरोध किसने किया था? तो विरोध किया था मौलाना आज़ाद ने। किसने किया था? तो मौलाना आज़ाद ने किया था, यानी 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इस एक क्वेश्चन इससे और भी बन सकता है मौलाना आज़ाद के बारे में, ठीक है ना। वाहिद दिन किसे कहा जाता है बोलेगा, तो यहाँ पर मौलाना आज़ाद के बारे में ही कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या था, ये जैसे कि हिंदू मुस्लिम सबका एकता था, ठीक है, इसीलिए इसने पाकिस्तान जब अलग हो रहा था उस वक्त ये विरोध किया था कि नहीं होना चाहिए कह के, ठीक है ना। तो 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों एम है मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। क्या हुआ? भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। बीम है यह उपनिवेशवाद के विरोध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। जी नहीं। 3 है इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ये भी बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? जो सही नहीं है उसे यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना। तो सही कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये है 2 ऑप्शन सही नहीं है, तो केवल 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए केवल 2 है, ठीक है, 2 ऑप्शन में ही 2 है, ठीक है। 10 मई 1857 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो एक विशाल विद्रोह शुरू हुआ, और कुछ लोग इससे 19वीं सदी में दुनिया में कहीं भी उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा शास्त्रीय प्रतिरोध मानते थे। और फिर मेरठ से शुरू हो करके ये कई स्थानों पर क्या हुआ था, फैल गया था, ठीक है ना। इस विद्रोह में ये विद्रोह फैल गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एम है भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। क्या अनुमति थी? तो दोस्तों ये गलत है। क्या है ये गलत है। जो सहायक संधि की जो शर्तें थे उसमें भारतीय सैनिकों को अपनी सेना रखने की अनुमति नहीं थी। क्या थी? नहीं थी दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा में है बी में है भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। बिल्कुल, ये क्या करना पड़ता था? तो भुगतान करना पड़ता था। उन्हें कंपनी द्वारा जो संरक्षित किया जाना था वो, लेकिन उन्हें क्या हुआ, सहायक संधि के लिए भुगतान करना पड़ता था, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ए गलत है और बी सही है। तो कहाँ पर ये ए गलत है और बी सही है, यानी 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11 निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ग्रह और अपने अक्ष पर घूर्णन का समय, जो अपने अक्ष है ये पृथ्वी है, और ये घूर्णन जो कर रहे हैं उसको अपने अक्ष पर घूमने का कितने घंटा है उसे यहाँ पर दिखाना है, ठीक है ना। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन कौन सा सही होगा? जो सही है उसे चूज करना है, ठीक है। यूरेनस ये 17 घंटे,
नेपच्यून 16 घंटे, शनि 25 घंटे, मंगल 9 घंटे 56 मिनट। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। जो सही है उसे चूज़ करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों शनि कितने घंटे, तो दोस्तों शनि 11 घंटे। उसके बाद मंगल कितने, तो मंगल 1 दिन। ये दोनों गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए दोस्तों ये 17 घंटे 41 मिनट, 16 घंटे 7 मिनट। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, केवल 2, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो सही होगा उसे चूज करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। क्या करती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। और दूसरा में है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। 3 में है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय एवं स्थलीय दोनों भागों से होकर के गुजरती है। 4 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण साथ साथ करती है। तो बताइए इसमें सही कौन होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सही कौन होगा, तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि केवल जलीय भाग से होकर के गुजरती है। दोस्तों ये स्थलीय भाग से नहीं गुजरती है बल्कि जलीय भाग से गुजरती है। और ये कहाँ से गुजरती है, तो आर्कटिक महासागर से, अर्कटिक सागर से, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। कौन, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में है अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, बिल्कुल राइट है, ये अपने अक्षांश को जान सकते हैं। और कारण आर है विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन कारण सही नहीं है दोस्तों। क्या है, कारण इसमें सही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो, कहाँ, तो टोक्यो, जापान की राजधानी कहाँ दोस्तों, तो टोक्यो 130 डिग्री 45 पूर्व की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर देंगे। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों एम है लगभग 4 घंटे अर्जित करेंगे, 2 में है लगभग 4 घंटे गंवाएंगे, 3 में है लगभग 12 घंटे गंवाएंगे, 4 में लगभग 8 घंटे गंवाएंगे। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, 2 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज है, कहाँ, तो महासागरीय का, ठीक है ना। एम है मैग्नीशियम, बी में है एल्युमिनियम, सी में है सिलिका, डी में है निकेल। विकल्प है और यहाँ पर कौन कौन सही है उसे देखिए। तो दोस्तों सही कौन कौन है उसे देखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, क्या, सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या क्या, सिलिका और
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और सिलिका। 3 और ए और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ए और 3 कहाँ है, तो 3 ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया। क्या क्या, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, वहाँ उसे बांज, ऐश, बीज के पेड़ तथा फिजेड़, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा। किसका क्या होगा दोस्तों। ए में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, 2 में है शीतोष्ण पर्णपाती वन, 3 में है शंकुधारी वन, 4 में है भूमध्य सागरीय वन। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर जो उदाहरण यहाँ पर है कि बांज, ऐश और बीज के जो पेड़ तथा फिजेड़, मोनाली पक्षी, ये सब कहाँ होगा, तो ये होगा शीतोष्ण पर्णपाती वन में। कहाँ, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन में। और ये पाया कहाँ जाता है दोस्तों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और न्यूजीलैंड, चिली के उत्तर में, ठीक है ना। और पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ, पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। और पश्चिमी में यूरोप के तटीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और शुष्क और मौसम की इनकी पत्तियां झड़ जाती है। जो शुष्क होता है उस वक्त क्या होता है, इसका पत्तियां झड़ जाती है, ठीक है ना। इसका पत्तियां झड़ जाती है। सामान्य पेड़ ओक हो गया, ऐश हो गया, बीज हो गया और क्या हो गया, आदि हो गया। और फिर इसमें जानवर भी पाया जाता है। अभी जानवर कौन कौन सा पाया जाता है, तो यहाँ पर पाया जाता है हिरन। क्या पाया जाता है दोस्तों, तो हिरन पाया जाता है। और फिर लोमड़ी पाया जाता है, भेड़ियों। और फिर आमतौर पर इसमें जानवर है। फिर तितिर, मोनाली जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो ये तितिर पाए जाते हैं और मोनाली जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। क्या, तो किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो दोस्तों ये कहाँ मिलते हैं, जो टुंड्रा प्रकार के जो वनस्पति है वो कहाँ मिलते हैं दोस्तों, तो ये यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में ध्रुव क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कि ये क्या है, तो ये पृथ्वी है। और ये क्या है, विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसमें पाया जाता है टुंड्रा वन, इसमें टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये कहाँ मिलती है, बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति कहाँ मिलती है, तो टुंड्रा क्षेत्र में मिलती है। और ये यहाँ पर ही, ठीक है, यहाँ पर ही, ठीक है ना। टुंड्रा प्रकार के जो वनस्पति है वो यूरोप, एशिया हो गया और फिर उत्तरी अमेरिका के ध्रुव क्षेत्रों में पाई जाती है। और जानवरों के जो मोटे फर्श होता है दोस्तों, क्या होता है, उसका फर्श जो मोटे होते हैं। तो क्यों होते हैं मोटे, तो ये मोटे चमड़ी वाले इसलिए होते हैं कि खुद को ठंडी से बचने के लिए, क्या, खुद से वो ठंडी से बच सके, इसीलिए वहाँ का जो जानवर है उसका चमड़ी मोटी होती है, ठीक है ना। और वो चमड़ी जो मोटी होती है वो ठंडा से बचाती है। वहाँ पर ठंडा बहुत रहते हैं। आप बताइए, इतना ऊपर चल जाइएगा तो ठंडा क्या होगा, ठंडा ही ना होगा। तो यहाँ पर ठंड से बचने के लिए होती है, उससे आती है। और यहाँ प्राकृतिक जो वनस्पति का जो विकास बहुत सीमित होता है, क्या होता है, बहुत सीमित होता है। और यह केवल काई और लाइकेन और बहुत छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है इसमें। क्या पाई जाती है, काई, 1 मिनट रुकिए, क्या पाई जाती है दोस्तों, तो काई और लाइकेन, ठीक है ना, काई और लाइकेन। और फिर बहुत छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है, बहुत छोटी छोटी क्या पाई जाती है, तो झाड़ियाँ पाई जाती है इसमें, ठीक है।
और फिर ये अत्यंत क्या होता है तो कम और अवधि के गर्मी के समय में बढ़ते हैं, और ठंडा के मौसम में ये बर्फ़ से ढका रहता है, और फिर जब बर्फ़ पिघल जाते हैं तो फिर बढ़ते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं, और इसे टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। और इसमें टुंड्रा टाइप में वृक्ष भी होते हैं एकदम छोटे छोटे कार। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों ए और आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। एम है महासागर का जल लवणीय या खारा होता है, बिल्कुल राइट है। महासागर का जल कैसा होता है तो लवणीय और खारा होता है। और कारण आर है कि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, ये भी राइट है। क्या है, जल जो है उसमें घुले हुए लवण होते हैं दोस्तों। ठीक है, होते हैं, और ये कारण भी इसी की वजह से, जब यहाँ पर घुले हुए जो लवण है इसीलिए तो यहाँ पर लवणीय जल और खारा हो जाते हैं, तो ये कारण भी सही है। क्या है, सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये 1 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 तो सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है दोस्तों? एम है लोइस, बीम है छत्रक सेल, सीम है हिमोड़, डीम है स्टेक। तो बताइए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? तो जो पवन के जो निक्षेप है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों लोइस। क्या कहा जाता है? तो लोइस कहा जाता है। जैसे रेगिस्तान में अपरदन और निक्षेपण के लिए जो सक्रिय सहायक जो कारक हवा जो चलते हैं दोस्तों, क्या हवा होती है, जब बालू के जो कण बहुत महीन होती है, क्या बहुत महीन और हल्का हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, हल्का, हल्के होते हैं और बड़े क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं। क्या होते हैं, बड़े क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं। ठीक है ना, और उसी को क्या कहते हैं? तो लोइस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लोइस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बड़ा है तो इस क्षेत्र में जमा हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? तो लोइस कहेंगे, और लोइस कहेंगे। ठीक है, और समुद्री लहरों जो होता है, जैसे समुद्र है, ये समुद्री लहर जो है इसका अपरदन और गतिविधि के जो कारण होता है उससे क्या होता है? तो उससे स्टेक हो जाता है, स्टेक बन जाता है। क्या बन जाता है? तो स्टेक बन जाता है। ठीक है ना, स्टेक बन जाता है। और ये छत्रक सेल जो है ना दोस्तों, ये छत्रक सेल क्या होता है? ये रेगिस्तान में ही पाया जाता है, ये छत्रक सेल जो 2 ऑप्शन में है। ठीक है ना, ये छत्रक सेल 2 स्टेप है, तो उसमें भी क्या होता है? तो एक प्रकार की जो चट्टान है और हवा द्वारा किए गए जो क्षरण के कारण बनती है, जैसे छत्रक जैसा बन जाता है, ऐसे यहाँ पर छत्रिक जैसा बन जाता है। ठीक है ना, उसे मशरूम रॉक भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे बन जाता है ये छत्रक। ठीक है, और जो ये हिमोड़ है, इस हिमोड़ में जो हिमनदों के जो होता है पिघलने के कारण ये घाटी क्या होता है? घाटी के साथ साथ जमा होने लगता है। क्या होता है? घाटी के साथ साथ वो जमा होने वाली जो चट्टान होती है उसे हिमोड़ या हिमोड़ के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो इसका भी फिलहाल कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? डेल्टा कहते हैं, तटबंध कहते हैं, चाप झील कहते हैं, नदी का मुहाना कहते हैं। तो दोस्तों बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नदी का मुहाना। क्या हो जाएगा? नदी का मुहाना हो जाएगा। जैसे कि एक स्थान, जैसे कि वह स्थान जहाँ एक नदी किसी अन्य जल निकाय होता है, क्या होता है? निकाय, अन्य जल जो निकाय होता है में बहती है, वो नदी का क्या होता है? तो मुहाना हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? तो ये मुहाना हो जाता है। ठीक है ना, मुहाना हो जाता है। और चूंकि जब नदी अपने अधिकांश तलछट को मुहाने के पास जमा करती है ना, उस जमा तलछट नदी को
कई वितरिकाओं में विभाजित करता है दोस्तों। क्या करता है? तो कई वितरिकाओं ने वे विभाजित करने के लिए ये मजबूर करती है और इस क्षेत्र को सामूहिक रूप से इसे डेल्टा के रूप में जाना जाता है। डेल्टा के रूप में जाना जाता है। बहुत सारी ये नदियां हैं, जैसे कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर डेल्टा बनाती है? तो ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में बनाती है, ठीक है ना, ये दोनों मिल करके। तो उसी को क्या कहते हैं? तो डेल्टा कहते हैं दोस्तों। अब ये तटबंध किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये तटबंध कहते हैं जो नदियों के किनारे, जैसे ये नदी है और इस नदियों के किनारों पर क्या बनने वाली जो अपेक्षाकृत होती है कम ऊंचाई वाले, मतलब जो बहुत ऊंचाई नहीं बल्कि कम ऊंचाई वाले, ठीक है, कम ऊंचाई वाले लंबे कटकों को नदी द्वारा जो निक्षेपित मोटे पदार्थ के जो कारण प्राकृतिक होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो तटबंध होते हैं। क्या होते हैं? तटबंध। और ये जो चाप झील है दोस्तों, जैसे ये नदी है और इस नदी से टूट करके, जैसे ये नदी है और ये नदी ऐसे हो करके इसे टूट जाता है और टूट करके अलग एक ऐसे बन जाता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है चाप झील, ठीक है, चाप झील कहलाता है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 4th ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर वन है, ये तीनों वन, और इस तीनों में से ये कौन सा वन का ये उदाहरण है उसे हम लोगों को चूज करना है, ठीक है ना। तो ये वन सघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। क्या होती है? सालों भर वहाँ पर वर्षा होती है। बीम है, रोजवुड, अबसुन, महोगनी, इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। सीम है, ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। तो दोस्तों बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो बताइए दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, ठीक है ना। और यहाँ पर वर्षा क्या होता है? वर्षा बहुत होता है, ठीक है, सालों भर क्या होता है? तो वर्षा वहाँ पर रहता है, ठीक है। और ये घने जंगल होता है। क्या होता है? घने जंगल होता है। और ये भूमध्य रेखा के आसपास होता है, जैसे ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, इसी के आसपास होता है, ठीक है दोस्तों, इसी के आसपास होता है। और इसे उष्णकटिबंधीय के करीब के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और क्षेत्र गर्म होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? जब क्षेत्र यहाँ कर होते हैं वो गर्म होते हैं। क्या होते हैं? तो गर्म हो जाते हैं, ठीक है ना, गर्म हो जाते हैं, गर्म होते हैं। और साल भर यहाँ पर वर्षा होते रहता है। क्या होता है? साल भर, ठीक है। और यहाँ पर कठोर लकड़ी पाए जाते हैं, इसमें अबसनी महोगनी जैसे होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास का अर्थ क्या है? एक में है मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, बी में है संसाधनों का सीमित उपयोग, सी में है अपने संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, 4th में है सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचना। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना, जैसे आने वाले फ्यूचर के लिए उसको बचा के रखना, ठीक है ना। जैसे आने वाले भविष्य के लिए, जिसके उद्देश्य होता है कि भविष्य की जो पीढ़ी हैं उस पीढ़ियों आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचा करके रखना, ठीक है। तो 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश है?
1 में है सीसा, 2 में है टीन, 3 में है निकेल, 4th में है जस्ता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टीन। क्या होगा? टीन हो जाएगा, ठीक है ना। 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसमें चीन में और क्या होता है? तो सीसा होता है और सुरमा भी होता है और टंगस्टन के उत्पादक भी अग्रणी है, ठीक है, चीन में। कहाँ पर दोस्तों? तो ये चीन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि, किस लिए उठाया जाता है? एम है फसल को कीटों से बचाया जा सके, बीम है पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, सीम है खाद बह ना जाए, और 4th है फसलों के बीच अंतर रखा जा सके। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। सीढ़ी नुमा जो खेती है दोस्तों, जैसे ये ढलान खेत है। क्या है? ये खेत है ढलान, ठीक है। अब इसमें खेती कर रहे हैं और इसमें ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना, इसे बांध रहे हैं और बांधने के बाद यहाँ पर क्या है? पानी जम रहा है, ठीक है। तो ये पानी के बचाव के लिए ऐसे खेती करते हैं। ये ढलान है तो ढलान से अगर मान के चलिए यहाँ पर पानी रहेगा और ये बंद नहीं रहेगा तो ये पानी यहाँ से सीधे चला आएगा। क्या करेगा? ये सीधे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पर बांध जैसा बनाया जाता है, मिट्टी से उसको रोका जाता है। क्या किया जाता है? तो रोका जाता है, ठीक है ना। और इसे रोका जाता है, ठीक है। और ये पहाड़ी इलाकों में होता है, पहाड़ी जो ढलान पर जो भूमि को होता है वहाँ पर होता है, ठीक है ना। और इसे सीढ़ी नुमा बनाया जाता है, इसी को कहते हैं सीढ़ी नुमा, ठीक है ना। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो चावल का होता है दोस्तों, ठीक है ना। किस चीज़ का होता है? तो चावल का। और चावल के लिए भरपूर वर्षा की ज़रूरत पड़ती है, भरपूर पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं। पक्की दुकान कौन होती है? जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, बिल्कुल जहाँ के कर्मचारी नियमित होंगे। बीम है जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होंगे, बिल्कुल ये भी होगा। और फिर सीम है जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। डीम है जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दुकान के क्या होता है? दुकान के जो होता है उसके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है और उसका कर्मचारी के नियमित होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ए और बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी राइट। तो कहाँ पर ही है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं दोस्तों? एम है सीनेटर, बीम है प्रतिनिधि, सीम है अधिशासित कार्यपालक और चौथा में है परिषद। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। जैसे कि नगर निगम में जो निर्वाचन सदस्यों को वार्ड या परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्ड या परिषद कहा जाता है, ठीक है। और प्रत्येक वार्ड के लोग एक नगर निगम में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से क्या करते हैं? अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। क्या करते हैं? वो अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।